हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य फ्रॉम englishwale.com और एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 2 में। इससे पिछले टेस्ट 1 में मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस शेयर किए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ट्रांसलेशन बेस्ड। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ वेरियस टाइप्स के हैं, कई प्रकार के हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा, इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? आई कांट से डॉट 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 ही विल कम। यहां पर जो ब्लैंक है इसे फिल करना है। विकल्प आपके सामने है। इफ, आई कांट से इफ ही विल कम, आई कांट से दैट ही विल कम, आई कांट से वेदर ही विल कम, आई कांट से एज ही विल कम। इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है ये आपको चूज करना है। तो सही ऑल्टरनेटिव है इफ। आई कांट से इफ ही विल कम। ये बात लेसन नंबर 20 कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको समझाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो को एक बार देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। चाहे वो आए या ना आए, मैं जाऊंगा। इस बात को इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? यहां पर ब्लैंक को आप कैसे फिल करेंगे? विकल्प है कम, कम्स, केम, विल कम। तो यहां पर सही विकल्प है कम्स। करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज कम्स। यहां पर एस क्यों लगाया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन मैंने यहां पर क्यों दिया? ये बात वेदर के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, लेसन नंबर 20 कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स वंस अगेन। ही इज एन इन इंडिया। विकल्प है एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एनी ऑफ द टू। ही इज एन एमिग्रेंट इन इंडिया, या आप कहेंगे ही इज एन इमिग्रेंट इन इंडिया, या इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो सही विकल्प है ही इज एन एमिग्रेंट इन इंडिया। यहां पर आप एमिग्रेंट कहेंगे, इमिग्रेंट नहीं कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था। फिलहाल आपको एक बात बता दूं, एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। ही इज एन एमिग्रेंट इन इंडिया, ही इज एक्चुअली अ फॉरेनर। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में सेटल हो जाए और हम कहें इंडिया के रेफरेंस में कि वो इंडिया में क्या है, तो इंडिया में एक एमिग्रेंट है। और इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। ही इज एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, एक्चुअली ही इज एन इंडियन। वो एक भारतीय है लेकिन दूसरे देश में सेटल्ड है। ही इज एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो उस वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स वंस अगेन। ये एक विश्वविद्यालय है। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, या आप कहेंगे एन यूनिवर्सिटी, या फिर आप ए और एन दोनों का ही यूज नहीं करेंगे। यहां पर 3 ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने हैं। अक्सर आपको लगता है कि यहां पर आप यूज करेंगे एन यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका जो वर्ड है यूनिवर्सिटी वो यू से स्टार्ट है और यू एक वॉवल है, एक स्वर है। स्वर से पहले एन का यूज करना है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प है ए, अ यूनिवर्सिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर नेक्स्ट वर्ड वॉवल साउंड से शुरू हो तब आप एन का यूज करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए का यूज करते हैं। यहां पर यूनिवर्सिटी जो है य से शुरू है, य यूनिवर्सिटी य से, और य एक व्यंजन का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लेसन नंबर 11 लेक्चर नंबर 1 आर्टिकल्स को एक बार जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, आपके सामने एक वर्ड है INDICT। इसका उच्चारण क्या है? इंडिक्ट, आइंडिक्ट, इंडाइक, या फिर इंडाइट। आप इसे इंडिक्ट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंडाइट। और ये बात मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन वीडियो लेक्चर में भी बताई थी, और ऐसे कई वर्ड्स आपके सामने रखे थे जिन वर्ड्स में खासकर प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड आपके सामने है ADDRESS। अक्सर हम इसका यूज करते हैं। इसका उच्चारण क्या है? एड्रेस, या फिर एड्रेस, या फिर एड्रेस भी और एड्रेस भी। आप एड्रेस भी कह सकते हैं और एड्रेस भी कह सकते हैं। तो यहां पर सही विकल्प है एड्रेस भी और एड्रेस भी। लेकिन इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। एड्रेस आप कब कहते हैं? एज अ नाउन, संज्ञा की तरह, जब इसका मतलब होता है पता। और एड्रेस आप कब कहते हैं? एज अ
वर्ब क्रिया की तरह जब इसका मतलब होता है संबोधित करना या अभिभाषण करना। ये बात मैंने आपको डू यू नो मॉड्यूल में, जो कि लेसन नंबर 26 है इंग्लिश वाले .com में, वीडियो लेक्चर नंबर 13 में मैंने आपको डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। क्वेश्चन नंबर 7, सही स्पेलिंग को पहचानिए। वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प आपको चुनना है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है, और सही स्पेलिंग है PRONUNCIATION। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, और सेकंड विकल्प जो आपके सामने PRONOUNCIATION इसको चुनते हैं, लेकिन सही विकल्प है ए। ये बात कंफ्यूजिंग वर्ड्स की स्पेलिंग वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस है आई फाउंड 5 hairs इन वेजिटेबल। दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। ही इज गोइंग टू द स्कूल। मिस्टर राम इज वेटिंग आउटसाइड। आपके सामने 4 विकल्प हैं। आपको यह पहचानना है कि इन 4 सेंटेंसेस में से गलत सेंटेंस कौन सा है, और गलत सेंटेंस जो है वही आपका सही विकल्प है, और विकल्प है ही इज गोइंग टू द स्कूल। यह सेंटेंस गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर द का यूज किया गया है। द का यूज स्कूल से पहले आप नहीं कर सकते। ये बात आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। पहले सेंटेंस अगर आप देखें, पहले सेंटेंस में हेयर्स है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हेयर तो एक, हेयर मतलब बाल, बाल अनगिनत हैं, इन्हें आप गिन नहीं सकते, तो ये काउंटेबल नहीं है, तो आप एस का यूज क्यों करते हैं? ये बात लेसन नंबर 5 नाउन के लेक्चर नंबर 5 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। बाल अनगिनत हैं, काफी हैं, गिना नहीं जा सकता, आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, इसलिए ये एक काउंटेबल नाउन है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उसे देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें, कई बार बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं कि गर्ल्स में एस के बाद अपोस्ट्रॉफी है, जबकि एस से पहले अपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए। इस बात को लेसन नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के लेक्चर नंबर 5 यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। और चौथे नंबर का सेंटेंस है मिस्टर राम इज वेटिंग आउटसाइड। आपको थोड़ा ऑड लगता है कि किसी व्यक्ति के नाम से पहले ए का यूज कैसे किया, लेकिन ये बात आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो यहां पर केवल एक सेंटेंस गलत है, और वो है ही इज गोइंग टू द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। एक बार फिर से आपके सामने 4 विकल्प हैं। इनमें से गलत सेंटेंस कौन सा है? एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड। द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर डेड। द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज डेड। द एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड। तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। जब भी 2 टाइटल आपके सामने आए, देखिए एक है एक्टर और एक है प्रोड्यूसर। ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति हो, एक्टर भी और प्रोड्यूसर भी, वो उसकी मृत्यु हो गई, या ऐसा हो सकता है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक एक्टर था और एक प्रोड्यूसर। तो यहां पर होता क्या है कि अगर दोनों टाइटल से पहले आप द का यूज करें, तो ऐसे केस में वो 2 अलग अलग लोग हैं। अगर दोनों से पहले आप द का यूज ना करें, तब भी वो 2 अलग अलग लोग हैं। अगर आप किसी एक से पहले द का यूज करें, तो वो एक ही व्यक्ति है। अब देखिए, पहला सेंटेंस है एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड। यहां पर दोनों से पहले द का यूज नहीं किया, तो इसका मतलब ये 2 व्यक्ति हैं। यहां पर आर का यूज बिल्कुल सही है, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज। दूसरे सेंटेंस में द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर डेड, यहां पर एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों से पहले द का यूज किया गया है। इसका मतलब ये भी 2 लोग हैं, एक एक्टर था और एक प्रोड्यूसर, दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर डेड। तीसरे सेंटेंस में अगर आप देखें, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज डेड, इस सेंटेंस में द लगाया किससे पहले? एक्टर से पहले। द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज डेड, यहां पर केवल एक ही व्यक्ति है, और वही व्यक्ति एक्टर भी है और वही व्यक्ति प्रोड्यूसर भी है, जो कि अब मर चुका है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन 4th नंबर का जो सेंटेंस है, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड, यहां पर आप आर का यूज नहीं कर सकते। कारण यह है कि आपने दी का यूज यानी द का यूज आपने सिर्फ एक टाइटल से पहले लगाया है। इसका मतलब ये व्यक्ति एक ही है, जो एक्टर भी था और प्रोड्यूसर भी था। तो यहां पर आप आर का यूज नहीं कर सकते। चौथा विकल्प आपका गलत विकल्प है, ये गलत सेंटेंस है। ये बात आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताई थी, सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस में।
क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। 4 विकल्प एक बार फिर से आपके सामने हैं। सिंस आई वॉज अनवेल आई डेंट गो देयर, एज आई वॉज अनवेल आई डेंट गो देयर, बिकॉज आई वॉज अनवेल आई डेंट गो देयर, फॉर आई वॉज अनवेल आई डेंट गो देयर। तो सही विकल्प यानी कि जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है बिकॉज आई वॉज अनवेल आई डेंट गो देयर। कारण ये है, देखिए सेंटेंस तो आपको समझ में आता है, क्योंकि वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वहां नहीं गया। क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज सेंटेंस की शुरुआत में आप नहीं कर सकते। ये बात एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस में। और साथ ही साथ कंजंक्शंस में सिंस, एज, बिकॉज और फॉर का यूज किस तरह से होना है, इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिकॉज का यूज कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं किया जाता, हमेशा सेंटेंस के बीच में किया जाता है। अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से कहते, आई डेंट गो देयर बिकॉज आई वॉज अनवेल, तो ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि बिकॉज का यूज आपने सेंटेंस के बीच में किया। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 सेंटेंसेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।